मैं मानव को उमंग लाइब्रेरी का सदस्य है मानव जैसन को आमंत्रित करता हूं कि इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हुए रवि सिन्हा जी को इंट्रोड्यूस करते हुए प्रोग्राम का प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं मानव जैसन उमंग लाइब्रेरी का सदस्य आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारी इस उमंग लाइब्रेरी की शुरुआत 2013 में हुई और तभी से लगातार ये लाइब्रेरी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती आ रही है और आज के लॉकडाउन के समय में भी ये बच्चों के मनोरंजन से लेकर आपसी समझ व ज्ञान बढ़ाने हेतु कार्यक्रम समय समय पर जूम पर भी चलाती आ रही है। आज के महामारी के इस प्राकृतिक आपदाओं के दौर में ये चर्चा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के इतिहास से लेकर आज की स्थिति को समझने के लिए जिज्ञासा से भरे अनेक सवाल हमारे मन में उमड़ रहे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए मैं डॉक्टर रवि सिन्हा, जो एक एक्टिविस्ट स्कॉलर है, जो 4 दशकों से भी अधिक प्रगतिशील वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं। वह बचपन से ही एक सराहनीय छात्र थे, जो एक थियोलॉजिकल फिजिसिस्ट के तौर पर उनकी पढ़ाई हुई। भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप पाकर उन्होंने MIT कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी USA से अपने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। एक भौतिकवादी के रूप में उन्होंने मैरीलैंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तथा अहमदाबाद गुजरात विश्वविद्यालय में काम भी किया। फिर वहां से इस्तीफा लेकर उन्होंने अपना सारा वक्त संगठन निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। वर्ष 1997 में प्रकाशित किताब ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल में एक प्रमुख लेखक भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर रवि सिन्हा से ये आग्रह करूंगा कि वह इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। कुछ तकनीकी वजह से कुछ विलंब हो रहा है। मैं इसके बीच सौम्या से चाहूंगा कि एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करें। वो चाहे तो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करें। आ जाओ। हेलो सबको, मेरा नाम सौम्या है और मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश ऑनर्स और इटालियन लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ। तो गाने का मेरे को पता नहीं था तो मैं अभी गाती हूँ। दबे पैरों से गाना सबने सुना होगा, तो दबे पैरों से गाती, ठीक है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है। दृष्टि में है रोशनी की एक छलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक छलनी, और गाढ़ा धुआं चला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। नाचते हैं सच सियारों से रंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं। हवा में उछले सिरों के बीच ही अब
हवा में उछले सिरों के बीच ही अब सच शगुफे सा उछाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है। जो नशे में धुत है उनकी कहीं क्या, जो नशे में धुत है उनकी कहीं क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। थैंक यू सो मच सौम्या। सॉरी आपको मैंने बिना नोटिस का अचानक गाने के लिए आग्रह किया, लेकिन आपने बड़ा स्पोर्टिंगली इस चैलेंज को अपना लिया। थैंक यू सो मच। रवि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मच। वेलकम। कुछ टेक्निक की कुछ दिक्कतें हुई है, फाइनली यू आर हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अमंग अस। A warm welcome from Umang Library. मैं रवि जी से आग्रह करूंगा कि आज कार्यक्रम का शुरुआत, लेक्चर का शुरुआत करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ी मीटिंग देर से शुरू हो रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। आज इस शाम मैं आपको दुनिया की सबसे लंबी कहानी घंटे भर में सुनाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सुनाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी जल्दी में दिक्कत ये आती है कि गलतियां हो सकती हैं सुनने में, समझने में। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं धीरे धीरे बोलूंगा और जल्दी जल्दी कहूंगा, और आप लोगों को इत्मीनान से धीरे धीरे सुनना होगा और जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करनी होगी। आशा है कि हमारे जितने यंग फ्रेंड्स हैं सब थोड़ा बहुत पेंसिल कागज भी लेके बैठे हैं। कहानी की दूसरी विचित्रता ये है कि अगर इस कहानी को कहानी की तरह शुरू से आखिर तक एक कहानी के रूप में सुनाया जाए तो ज्यादा समय लगेगा और कहानी कहने में दिक्कत आएगी। इसलिए इसी 1 घंटे के अंदर मैं इसी कहानी को 4 बार कहूंगा, और आप घबराइएगा नहीं, मैं 4 बार इस कहानी को दोहराऊंगा नहीं। मैं 4 चक्रों में इस कहानी को कहूंगा, और हर चक्र में, हर साइकिल में इस कहानी के नए पहलू उभरेंगे, नए नए सवाल पैदा होंगे जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। तो पहले चक्र में की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और कह देना जरूरी है, वो ये कि चूंकि हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ी बड़ी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। आप देखेंगे ब्रह्मांड का जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं और जिनके काम को क्या एक सारांश में आपके सामने पेश करूंगा, मैं श्योर हूं कि इंसानी अनुभव और इंसानी जो देखने
की शक्ति है, इंसानी जो इंद्रियां हैं उसके मुताबिक बनती है। तो बहुत बड़ी दूरियों का, बहुत बड़े साइजेस का अगर चित्र बनाना हो तो हमें संख्याओं का सहारा लेना पड़ेगा, नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। नंबर्स के साथ सहूलियत ये हो जाती है, बड़े बड़े नंबर्स का भी चित्र दिमाग में नहीं बनता, लेकिन नंबर्स के साथ सहूलियत ये हो जाती है कि दो नंबर्स की तुलना की जा सकती है, उनका अनुपात निकाला जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि एक नंबर की तुलना में दूसरा नंबर कितना बड़ा या छोटा है। तो पहले तो मैं नंबर्स के बारे में बता दूं। नंबर्स तो आप जानते ही हैं, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब इत्यादि जो लोग हिंदी में नंबर सीखते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो अंग्रेजी में नंबर सीखते हैं, लेकिन कभी अगर मेरे मुंह से निकल जाए कि समथिंग लाइक 10 to the power 10, तो आप घबराइएगा नहीं। 10 to the power 10 का मतलब हुआ 1 पर 10 जीरो, 1 पर 10 जीरो का मतलब हुआ 10 बिलियन। तो 10 to the power 3 हजार हुआ, 10 to जाएगा। उसी तरह सूरज जो है वो लाइट के लिए, तो नीचे से शुरू करें, अपने पास से शुरू करें। हमने पहले ही कहा पृथ्वी से सूरज जो है वो 8 मिनट की दूरी पर है, प्रकाश के लिए 8 मिनट की दूरी पर है। सूरज से जो सबसे नजदीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वहां तक लाइट को जाने में 4.2 ईयर्स लगते हैं। ये जो तारे आप आसमान में नंगी आंख से देखते हैं वो सारे, सभी के सभी तारे हमारी अपनी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, उसके तारे हैं। तो आकाशगंगा जिसमें 100 से 400 बिलियन स्टार्स हैं लगभग, मतलब कि 100 अरब से 400 अरब इतनी संख्या में स्टार्स हैं। उसका साइज क्या है? जो हमारी गैलेक्सी है वो स्पाइरल है, चपटी गैलेक्सी है। तो जहां तक तारे उस स्पाइरल में बिखरे हुए हैं, अगर उस पूरे का डायमीटर नापा जाए तो 1,20,000 लाइट ईयर्स, एक गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट को जाने में 1,20,000 साल लगेंगे। और जो मोटाई है अपने गैलेक्सी की वो 2,000 लाइट ईयर्स है। तो 2,000 लाइट ईयर्स मोटी है, 1,20,000 लाइट ईयर्स चौड़ी है। इसमें 100 अरब से 400 अरब के बीच में, यानी 1 से 4 खरब के बीच में इतनी संख्या में तारे हैं। इस पूरे गैलेक्सी का वजन जो है वो लगभग 1 ट्रिलियन सूरज के वजन के बराबर है। यानी 1 ट्रिलियन, हमारे सूरज के साइज के सारे तारे होते तो सारा वजन जो हुआ वो 1 ट्रिलियन, मतलब 10 खरब सूरज के बराबर के तारे हैं। ये हुई हमारी गैलेक्सी। गैलेक्सी के पास की, सबसे नजदीक की गैलेक्सी कौन सी है? हमारी एंड्रोमेडा। वो यहाँ से 25 लाख लाइट ईयर दूर है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और ये बातें हम जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि थोड़ा समय हम लोगों का पहले ही खराब हो चुका है। तो ये आप दिमाग में नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें। ये मैं आपको यूनिवर्स का एक नक्शा जल्दी से दे देना चाहता हूँ। तो ये जो गैलेक्सी, अपनी गैलेक्सी हुई, अपने पास वाली एंड्रोमेडा गैलेक्सी हुई, ये सारी गैलेक्सीज का एक लोकल ग्रुप है। जो गैलेक्सीज सुपर क्लस्टर्स का हिस्सा होती हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज को मिल करके सुपर क्लस्टर बनते हैं। हमारा जो लोकल ग्रुप है 36 गैलेक्सीज का, 36 गैलेक्सीज का, वो वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और वर्गो सुपर क्लस्टर जिसके हम मेंबर हैं, वो 110 मिलियन लाइट ईयर इतना बड़ा है, 110 मिलियन, यानी 11 करोड़ लाइट ईयर। लाइट को वर्गो क्लस्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 11 करोड़ साल लगेंगे।
तो ये हुआ एक सुपर क्लस्टर। और ये सुपर क्लस्टर लानाइकिया नाम के एक और भी बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। लुब्बे लुबाब ये कि पूरा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितना यूनिवर्स पोटेंशियली जहां से रोशनी हम तक पहुंची है अब तक, या जहां से रोशनी हम तक पहुंच सकती है भविष्य में, वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है, हम बार बार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स नहीं कहेंगे। जब हम यूनिवर्स कहेंगे तो हमारा मतलब ज्यादातर केसेस में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से होगा। ये पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है उसका डायमीटर एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 बिलियन लाइट ईयर्स, 93 अरब लाइट ईयर। लाइट को अगर जाने का मौका मिलता, अगर यूनिवर्स स्थिर रहता, बाद में हम देखेंगे स्थिर नहीं है, तो आज जो यूनिवर्स जितना बड़ा है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को जाने में 93 अरब साल लगेंगे। इतना बड़ा है दिखाई पड़ने वाला हमारा यूनिवर्स। तो अब ये साइज हुआ और इसमें स्टार्स इसके मेन मेंबर्स हैं। स्टार्स गैलेक्सीज के मेंबर्स हैं, गैलेक्सीज क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के मेंबर्स हैं। ये इस तरह का नक्शा है, लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स को एक साथ आप उसका चित्र बनाएं या उसको देखने की कोशिश करें तो पूरा यूनिवर्स एकदम यूनिफॉर्म दिखेगा, समान दिखेगा। जैसे आप कमरे में बैठे हैं, कमरे में सांस ले रहे हैं, हवा है, हवा का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर ये गैलेक्सीज की तरह हैं तो कमरे में आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और कहीं पर कम है। एक समान प्रेशर है, समान टेम्परेचर है, यानी मॉलिक्यूल्स का जो घनत्व है कमरे में वो बराबर है। कमरे में हवा जो है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रॉपिक है। इधर अगर आप सर घुमाएं तो भी हर तरफ वैसी ही हवा है, और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो भी हवा वैसी ही है। ये मतलब हुआ होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होने का। तो जैसे कमरे में जो जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, उसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें गैलेक्सीज इन मॉलिक्यूल्स की तरह हैं, और ऑन द एवरेज ये आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस है। अगर छोटे पैमाने पर देखें तो मैंने पहले ही कहा कि क्लस्टर्स हैं, सुपर क्लस्टर्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज के बीच में बहुत दूरी है जो बिल्कुल खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, शून्य है, उसमें कुछ भी नहीं है। आएंगे हम लोग उस पर बाद में। तो ब्रह्मांड का ये साइज हुआ 93 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर में। इसमें 10 to the power 24 स्टार्स हैं, यानी 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं। लगभग 1 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, और मान लीजिए कि हर गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन अगर स्टार है ऑन द एवरेज, तो ट्रिलियन स्टार्स हैं। और पूरे यूनिवर्स का जो वजन है, वेट है, वो समझ लीजिए कि 50 बिलियन ट्रिलियन सूरज के वजन के बराबर है। यानी सूरज के वजन के बराबर सारे तारे होते तो 50 बिलियन ट्रिलियन 5 into 10 to the power 22 सोलर मासेस के बराबर है। तो अब ऐसे पहली बार जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे उनको आदत पढ़ते पड़ेगी। इस प्रकार की साइजेस की आदत, इस प्रकार की साइजेस के बारे में सोचने की आदत लगभग किसी को नहीं होती। जो वैज्ञानिक इस पर काम करते हैं दिन रात, वो उनके लिए ये आम स्वाभाविक होता है। तो आपको दिक्कत हो रही हो तो परेशानी ना महसूस करें, मुझे भी उतनी ही दिक्कत होती है। अब यूनिवर्स में है क्या क्या, तो ये तो हमने साइज बताया, तारे बताए, गैलेक्सीज बताई, ये दिखाई पड़ती हैं। उसके किस्से पर भी हम आएंगे। हाल में ही हम देख पाए हैं, पिछले 100 साल में दूसरी गैलेक्सीज को देख पाए हैं। 100 साल पहले तक हमें पता नहीं था कि गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। तो अब जो यूनिवर्स हैं, जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि 10 to the power 11 या 12 गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल मैटर है। नॉर्मल मैटर से मतलब जिस मैटर से
सूरज बना है, जिसमें से रोशनी निकलती है, जिसका वजन होता है, जिससे हम आप बने हैं, ये इस तरह का मैटर है। विचित्रताएं अब यहां से शुरू होती हैं। यूनिवर्स में जो ये नॉर्मल मैटर है, जिससे हम और आप बने हैं और सूरज, तारे, पृथ्वी बनी है, ये इस तरह का मैटर पूरे यूनिवर्स के मैटर और एनर्जी, पूरे यूनिवर्स का जो कंटेंट है उसके 5% से भी कम है। यूनिवर्स में नॉर्मल मैटर सिर्फ 5% या उससे कम है। तो बाकी 95% क्या है? बाकी 95% में 25% वजन के और ऊर्जा के हिसाब से यूनिवर्स का देखा जाए तो 25% जो है उसे कहते हैं डार्क मैटर। और हम बाद में, अभी आप इतना ही समझ लीजिए, वो नॉर्मल मैटर नहीं है और अभी हम जानते नहीं है कि ये डार्क मैटर है क्या। लेकिन डार्क मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसका वैसा ही है जैसा मैटर का। गुरुत्वाकर्षण इस पर उसी तरह से लागू होता है जैसे मैटर पर, और इसके अलावा वो और कोई क्रिया प्रतिक्रिया उसकी हम नहीं जानते। इसके अलावा उसमें से न कोई रोशनी निकलती है, न उसको इलेक्ट्रिक फोर्स से आप प्रभावित कर सकते हैं, न उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो नॉर्मल मैटर की जो प्रॉपर्टीज हैं, नॉर्मल मैटर की जो फोर्सेस हैं और जो पार्टिकल्स हैं, उससे अलहदा कोई वो चीज है। अभी विज्ञान ये जानता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन उसका पता इसलिए चला है क्योंकि वो ग्रेविटेशन को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए उसको ढूंढा जा सका है। हम ये पक्का जानते हैं कि डार्क मैटर है और यूनिवर्स का 25% है, लेकिन हम ये जानते नहीं है कि वो क्या है। इस कथा को इसके विस्तार में हम और आगे जाएंगे। तो ऑर्डिनरी मैटर जो हुआ वो 5% से कम हुआ, थोड़ा। डार्क मैटर 25% हुआ, और यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो हिस्सा है 70%, उसको कहा जाता है डार्क एनर्जी। ये और भी विचित्र चीज है। ये डार्क एनर्जी खाली स्पेस में, शून्य में, वैक्यूम में, अगर आप अंदाजा लगाएं, एम्प्टी स्पेस में अगर कोई एनर्जी पड़ी हो, उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड हो, तो और उसकी विचित्रताओं पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो एम्प्टी स्पेस में की खुद की जो एनर्जी है वो उसको डार्क एनर्जी कहते हैं। और मैं कुछ भी ये नहीं बता रहा हूं कि ये सब पता कैसे चला कि डार्क एनर्जी इतनी है, डार्क मैटर इतना है, ऑर्डिनरी मैटर इतना है, वगैरह वगैरह। अभी मैं सिर्फ स्टेट कर दे रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कहानी पहली बार सुन रहे होंगे। तो ये पहले चक्र में, कथा, पहली बार की कथा में ये जान लेना जरूरी है कि यूनिवर्स से हमारा मतलब क्या है, यूनिवर्स में क्या क्या है और कितना है। जो ऑर्डिनरी मैटर हमने कहा, उसकी भी एक विशेष बात आपको बता दें कि गैलेक्सीज और स्टार्स, जिसका हम भी हिस्सा हैं, गैलेक्सीज और स्टार्स में जो नॉर्मल मैटर है वो पूरे यूनिवर्स के, जिसको हमने कहा ना कि नॉर्मल मैटर 5% है, उस 5% का अधिकतर जो है वो गैलेक्सीज के फॉर्म में नहीं है, वो चांद तारों के फॉर्म में नहीं है, वो हमारे आपके फॉर्म में नहीं है। वो ज्यादातर इंटरस्टेलर स्पेस में, यानी खाली स्पेस में इक्के दुक्के एटम्स पड़े हुए हैं। जैसे आप इस तरह से समझ लें कि जिस कमरे में आप सांस ले रहे हैं, जो हवा है, उस कमरे में लगभग समझ लीजिए 10 to the power 25, 10 1 पर 25 जीरो लगा दें, इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके कैमरे के साइज के हिसाब से। 10 इधर, एक फैक्टर इधर, एक फैक्टर उधर, लेकिन 10 to the power 25 के बराबर मॉलिक्यूल है। यानी हर क्यूबिक मीटर में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर मोटा, ऊंचा, इतने स्पेस में 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स होंगे। और उससे ये कल्पना कीजिए कि हर 4 क्यूबिक मीटर्स में एक एटम है। यूनिवर्स में जो इंटरस्टेलर स्पेस में जो खाली स्पेस है, उसमें मैटर की डेंसिटी जो है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना कम है। वो 25 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम है। जो हम जिस हवा में हम सांस लेने के आदी हैं, उससे उसका घनत्व जो है वो 1/10 to the power 25 इतना कम है। और फिर भी यूनिवर्स इतना बड़ा है
कि यूनिवर्स में जो समूचा नॉर्मल मैटर है उसका 80% ये इंटरस्टेलर स्पेस में जो इक्के दुक्के एटम्स पड़े हुए हैं वो हैं, और सिर्फ 20% नॉर्मल मैटर से सारी जो 10 टू द पावर 24 स्टार्स की हमने बात की या 10 टू द पावर 12 गैलेक्सीज की जो हमने बात की, वो सब यानी टोटल यूनिवर्स के मैटर और एनर्जी के 1% से भी कम में नॉर्मल गैलेक्सीज और स्टार्स बनी हुई हैं। खैर ये हमें जल्दी जल्दी निपटाना होगा। टेम्परेचर यूनिवर्स का जो है वो बहुत ही ठंडा है। टेम्परेचर का मतलब हमारे आपके आसपास वाला टेम्परेचर नहीं, जो एवरेज टेम्परेचर यूनिवर्स का है, यानी इंटरस्टेलर स्पेस, सारे पदार्थ, सारे सूरज, चांद तारों से बहुत दूर, जहां कोई रोशनी नहीं है और जहां कोई मैटर नहीं है, वहां वो एवरेज है यूनिवर्स के टेम्परेचर का, क्योंकि यूनिवर्स ज्यादातर खाली है। और वो टेम्परेचर जो है 3 डिग्री केल्विन है, यानी -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी वो लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर आप लोगों में से जो लोग जानते होंगे लगभग उसके बराबर है। और एक और विचित्रता बता दें हम यूनिवर्स की, कि पूरा यूनिवर्स जो है एक रेडियो वेव में नहाया हुआ है। रेडियो वेव माने एक तरह से कह दीजिए कि बहुत कम ऊर्जा वाली रोशनी, रेडियो तरंगे उसमें नहाया हुआ है। उसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। और ये एक बड़ा रहस्य है, यही ये साबित करता है कि बिग बैंग हुआ था, उसमें वो नहाया हुआ है। और उसका जो टेम्परेचर है, जो यूनिवर्स का टेम्परेचर है, वो 3 डिग्री केल्विन। ये एक चक्र हुआ। दूसरे चक्र में हम बात करते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग हुआ था और यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। डार्क एनर्जी की जरूरत के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी, डार्क मैटर कैसे डिस्कवर किया गया, और ये जो माइक्रोवेव रेडिएशन है ये कैसे डिस्कवर हुआ, और ये कहां से आता है, और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में कितने प्रकार के एटम्स हैं, कितना हाइड्रोजन है, कितना हीलियम। वो मैंने पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। यूनिवर्स मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है, और हाइड्रोजन 75% है, हीलियम बाकी 25% है, और लेस देन 1% में बाकी हेवियर एलिमेंट्स हैं। हम सारे जो बने हुए हैं वो लेस देन 1% से बने हुए हैं। हेवियर एलिमेंट्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो हमारे आपके शरीर का मुख्य हिस्सा है, आयरन और वगैरह वगैरह, जो 108 बाकी हेवियर एलिमेंट्स। तो दूसरा चक्र हम कथा का शुरू करते हैं कि हमें कैसे पता चला कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। ये कथा आइंस्टाइन से शुरू होती है। आधुनिक विज्ञान की ज्यादातर कथाएं आइंस्टाइन से शुरू होती हैं। और आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित की, प्रपोज किया। वो थियरी उन्होंने दुनिया के सामने रखा। वो थियरी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एक तरह से ग्रेविटेशन की थियरी है और स्पेस और टाइम की भी थियरी है। और ये थियरी इसलिए ये थियरी उन्होंने दी, और उससे 10 साल पहले उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली थी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनको प्रतिपादित इसलिए करना पड़ा कि उसके पहले के जो 2 प्रमुख सिद्धांत थे, न्यूटन का फिजिक्स, न्यूटन का स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट, और न्यूटन के गति के नियम उनमें, और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नियम, ये 2 प्रधान विज्ञान के अंग थे। आइंस्टाइन से पहले, और ये इन दोनों में भारी अंतर विरोध था। वो उस कंट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उसका एक ही चीज हम आपको याद दिला दें कि उसमें उन्होंने
उस कॉन्ट्राडिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव ये रखा कि लगता है कि प्रकृति में प्रकाश की गति सबसे अधिक गति है और प्रकाश की गति से ज्यादा तेज कोई चीज चल नहीं सकती। और अगर हम इसको मान लें, हाईएस्ट अल्टीमेट स्पीड लिमिट लाइट की स्पीड को डाल दें, को मान लें, तो उसके बड़े अद्भुत नतीजे निकलते हैं। और एक नतीजा जिससे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे वो है कि एनर्जी और मैटर उन दोनों एक ही चीजें हैं, उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, E is equal to mc²। आप ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, शायद फिजिक्स का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला है ये। यानी मास को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है, मास को एनर्जी के फॉर्म्स में नापा जा सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये स्पेशल थियरी ऑफ जो रिलेटिविटी थी, ये ग्रेविटेशन के सिद्धांत से इसका मेल नहीं बैठता था। तो जब ग्रेविटेशन के सिद्धांत को रिलेटिविस्टिक बनाने की, यानी रिलेटिविटी की थियरी के साथ उसका तालमेल बिठाने की कोशिश की गई, तो जनरल थियरी आई। और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब 1915 में बन करके सामने आई, तो वो ऑटोमेटिकली मैटर और एनर्जी की थियरी थी, ग्रेविटेशन की भी थियरी थी और स्पेस और टाइम की भी थियरी। और उसमें अद्भुत उससे बात ये निकल करके आई कि मैटर और एनर्जी के प्रभाव में स्पेस जो है वो मुड़ सकता है, वो कर्व हो सकता है। जैसे सड़क मुड़ती है उस तरह से पूरा का पूरा स्पेस कर्व हो सकता है। तो एक फेमस फिजिसिस्ट हुए थे व्हीलर, वो जनरल रिलेटिविटी को समझाने के लिए एक ही सेंटेंस में एक्सप्लेन करते थे कि जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि मैटर टेल्स स्पेस हाउ टू कर्व एंड स्पेस टेल्स मैटर हाउ टू मूव। तो मैटर और स्पेस और टाइम, हम स्पेस कह रहे हैं तो हमारा मतलब स्पेस और टाइम दोनों से है उसमें। तो मैटर और स्पेस एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ी क्रांति थी, एक तरह की कॉन्सेप्चुअल रिवोल्यूशन था जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि खाली स्पेस जो है, जो वैक्यूम है, जो शून्य है, उस पर मैटर और एनर्जी उसको प्रभावित कर सकती है, मैटर और एनर्जी उसको मोड़ सकती है, तोड़ सकती है। तो ये जो बात सामने आई, मैटर और एनर्जी हम दोनों एक साथ, जब भी हम मैटर कहेंगे तो हमारा मतलब एनर्जी से भी होगा उसमें। तो मैटर एनर्जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक, कि मैटर और एनर्जी स्पेस को मोड़ देता है। तो वो मैटर और एनर्जी के किसी मैटर का एक टुकड़ा हो, जैसे सूरज हो, तो सूरज अपने आसपास के स्पेस को ऐसा मोड़ देगा कि सारे प्लैनेट्स जब सीधा भी चलना चाहेंगे तो उनको टेढ़ा चलना पड़ेगा, उनको एक चक्कर लगाना पड़ेगा सूरज का। यानी जो सूरज है वो अपने आसपास के स्पेस को, एक्चुअली स्पेस टाइम को, लेकिन उन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते इस स्तर पर, स्पेस को ऐसे मोड़ देता है कि प्लैनेट्स को चक्कर लगाना पड़ता है। ये सिद्धांत था। अब अपनी कथा का संदर्भ ये है, ब्रह्मांड की कथा का संदर्भ ये है कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब सामने आती है तो ऑटोमेटिक, कैसे करें, को म्यूट करो पहले। एक एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है, ये किसी की कल्पना नहीं है, किसी का इमेजिनेशन नहीं है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स शुरू हुआ था एक बिग बैंग में। अब दिक्कत वहां से दूसरे सवाल पैदा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिग बैंग में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और मैटर ने, एनर्जी ने, यूनिवर्स का जो भी कंटेंट है, पूरे यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया, तो
ये कितना मैटर था, किस ताकत से एक्सपेंशन शुरू हुआ, शुरू में कितना फोर्स था। आप ऐसे समझें कि वो क्या रहा है कि शुरू में किसी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और यूनिवर्स ने फैलना शुरू किया, लेकिन यूनिवर्स के अंदर मैटर और एनर्जी है, मैटर और एनर्जी में गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा आकर एक चीजों को नजदीक खींचता है, यानी जो फैलने की गति है उसको रोकने की कोशिश करेगा गुरुत्वाकर्षण। तो फैलने की रफ्तार यूनिवर्स में जो मैटर और एनर्जी है उसकी वजह से फैलने की रफ्तार कम होती जाएगी, रुकेगी, धीरे धीरे यूनिवर्स का फैलना रुकेगा। अब उसमें होगा ये कि अगर शुरू की ऊर्जा, विस्फोट की ऊर्जा बहुत अधिक थी और मैटर और एनर्जी कम है, उसका गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और गुरुत्वाकर्षण अगर कम है तो जो शुरू की विस्फोट की ऊर्जा थी वो सारे मैटर और एनर्जी को दूर ले जाएगी, और जैसे जैसे यूनिवर्स बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे मैटर के टुकड़े और एनर्जी के हिस्से एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे पूरे यूनिवर्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे मैटर और एनर्जी का घनत्व, उसकी डेंसिटी घटेगी, और मैटर और एनर्जी की डेंसिटी घटेगी तो गुरुत्वाकर्षण घटेगा, तो समय के साथ गुरुत्वाकर्षण घटेगा। तो अगर शुरू के विस्फोट की ताकत ने गुरुत्वाकर्षण को जल्दी ओवरकम कर लिया तो फिर वो एस्केप वेलोसिटी जैसा मामला है। अगर गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ नहीं पाया यूनिवर्स को समय रहते तो यूनिवर्स बहुत तेजी से फैलता जाएगा, इतनी तेजी से फैलेगा कि हमें और आपको गैलेक्सीज दिखाई नहीं पड़ेंगी। गैलेक्सीज से हमारे पास कोई रोशनी नहीं पहुंचेगी क्योंकि वो इतनी दूर जा चुकी होंगी और वो इतनी ज्यादा रफ्तार से दूर जा रही होंगी कि वहां से चली हुई रोशनी कभी हमारे पास पहुंचेगी नहीं, यानी हमें कोई गैलेक्सी दिखाई नहीं पड़ेगी। तय है कि यूनिवर्स ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज दिखाई पड़ रही हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि यूनिवर्स जो है वो 14 बिलियन साल से फैले जा रहा है। दूसरी इसकी उल्टी स्थिति क्या होती कि मैटर और एनर्जी का घनत्व इतना ज्यादा होता कि थोड़े ही समय में यूनिवर्स वापस कोलैप्स हो जाता। शुरू की जो ऊर्जा थी, शुरू की विस्फोट की जो ताकत थी, वो मैटर और एनर्जी के गुरुत्वाकर्षण से कम पड़ती और थोड़े ही समय में यूनिवर्स वापस कोलैप्स कर जाता। इसको फिजिसिस्ट कहते हैं कि अगर बहुत तेजी से फैलता जाता, एस्केप कर जाता गुरुत्वाकर्षण के कंट्रोल से, तो उसको ओपन यूनिवर्स कहते हैं। अगर थोड़े ही दिन में, थोड़े ही समय में वापस कोलैप्स कर जाता तो उसको क्लोज्ड यूनिवर्स कहते हैं। फिर हम यहाँ नहीं होते, हम आप यहाँ नहीं होते, गैलेक्सीज नहीं बन पाई होती, इतना समय नहीं मिलता कि गैलेक्सीज फॉर्म होती उसमें, तो यूनिवर्स इस रूप में होता ही नहीं। इसका मतलब एक बीच बीच की स्थिति है, बड़े ही संतुलन की स्थिति है, और इसको हम कहते हैं कि ये फ्लैट यूनिवर्स है। फ्लैट यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि दोनों चीजें एक दूसरे को ऐसा बैलेंस करती हैं, फैलने की ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा, दोनों एक दूसरे को ऐसा बैलेंस करती हैं और लंबे समय तक बैलेंस किए रहती हैं कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स तक इन गैलेक्सीज जो हैं वो उनको फॉर्म करने का, बनने का भी मौका मिलता है, और फिर गैलेक्सीज को गैलेक्सीज दिखाई भी पड़ती है। हम और आप भी प्रकट होते हैं 13 बिलियन साल के बाद, यूनिवर्स के पैदा होने के 13 अरब साल के बाद, और हम गैलेक्सीज को देख सकते हैं। ये बड़े ही, ये सुई की नोक पर संतुलन स्थापित करने जैसी चीज है, क्योंकि शुरू में अगर जरा सा भी गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता मैटर और एनर्जी का तो यूनिवर्स वापस कोलैप्स कर गया होता। अगर विस्फोट की ऊर्जा अधिक होती, और विस्फोट की ऊर्जा हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे विस्फोट की जो ऊर्जा है वो डार्क एनर्जी है, वो स्पेस की ही ऊर्जा है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे हम। तो जो विस्फोट की ऊर्जा है वो अगर ज्यादा होती तो यूनिवर्स जो है वो विरल हो गया होता, दिखाई नहीं पड़ता, कुछ खत्म हो गया होता, इतना फैल चुका होता कि कोई गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा में नहीं होती।
कोई गैलेक्सी किसी दूसरी गैलेक्सी की पकड़ में नहीं होती। तो ये दोनों ही स्थितियां नहीं है, और 13 बिलियन साल तक ये बैलेंस बना हुआ है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स का सिद्धांत बनाने वालों के लिए। ये लगभग असंभव है। जो जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं और जिन प्रकृति के नियमों के अंतर्गत हम समझते हैं कि ये यूनिवर्स बना पैदा हुआ, उन नियमों के अंतर्गत ऐसा यूनिवर्स बनना, ऐसा फ्लैट यूनिवर्स बनना, ऐसा यूनिवर्स बनना जो एकदम धीरे धीरे फैले, इतना धीरे फैले कि 13 बिलियन ईयर्स तक, 13 अरब साल तक किस्सा चलता रहा है। इस तरह का फ्लैट यूनिवर्स लगभग असंभव है। इसीलिए बहुत सारे लोग ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर ने ऐसा बैलेंस बना के भेजा है। लेकिन आप जैसा अभी देखेंगे कि ईश्वर की जरूरत नहीं है, विज्ञान ही एक्सप्लेन करता है। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है 20वीं सदी के विज्ञान का, कि 100 साल लगे हैं लेकिन हम समझने लगे हैं कि ऐसा यूनिवर्स कैसे बन पाया। अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे सामने नहीं है, जो अनुत्तरित हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर समझ रहे हैं कि ऐसा यूनिवर्स कैसे बना। तो फ्लैट यूनिवर्स, इसमें हम रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हमारा ऑर्डिनरी मैटर है वो फ्लैट यूनिवर्स बनाने के लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ऑर्डिनरी, अगर फ्लैट यूनिवर्स जैसा संतुलन कायम करना सिर्फ ऑर्डिनरी मैटर और ऑर्डिनरी एनर्जी से संभव भी होता, ऐसा कोई सुई की नोक का संतुलन कोई ईश्वर बनाता भी, तो भी जितना ऑर्डिनरी मैटर यूनिवर्स में है, ये इस यूनिवर्स को बांधने के लिए काफी नहीं है। यूनिवर्स अब तक उड़ गया होता, विरल हो गया होता, इसका घनत्व शून्य हो गया होता। जितना नॉर्मल मैटर है, ये इस यूनिवर्स को बांध नहीं पाता। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, और एक चीज तो ढूंढी जा चुकी है और दूसरी चीज को समझना बाकी है। जो ढूंढी जा चुकी है वो है डार्क मैटर। डार्क मैटर जो नॉर्मल मैटर, ऑर्डिनरी मैटर से 15 गुना ज्यादा है। यूनिवर्स में डार्क मैटर ऑर्डिनरी मैटर से 15 गुना ज्यादा है। 50 मैटर सिर्फ लिया जाए, अभी डार्क एनर्जी को छोड़ दें, सिर्फ मैटर लिया जाए तो 85% जो है वो डार्क मैटर है और 15% जो है वो नॉर्मल मैटर है। जिसको मैंने दूसरे रूप में कहा कि डार्क एनर्जी को भी ले लिया जाए तो 5% नॉर्मल मैटर है, 25% डार्क मैटर है, और 6 गुना, मैं 15 गुना ज्यादा कह रहा था, हाँ 6 गुना, 5% नॉर्मल मैटर है, 25% जो है वो डार्क मैटर है, और 70% डार्क एनर्जी है। तो अब इनकी थोड़ी चर्चा कर ली जाए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल कॉस्मोलॉजी से अलग डार्क मैटर की स्वतंत्र खोज हुई। वो खोज कैसे हुई? जो गैलेक्सीज है वो रोटेट करती है, अपने स्पिन करती हैं, अपने अक्ष पर नाचती हैं, और गैलेक्सीज जो जितनी भारी हैं और जितनी फैली हुई हैं, अगर वो बहुत तेज नाचें, उनके नाचने की रफ्तार, स्पिन करने की रफ्तार बहुत ज्यादा हो, तो वो तारों को अपने पास रख नहीं पाएंगे, तारे छिटक करके दूर चले गए होते, गैलेक्सी नहीं बनी होती फिर। जैसे आप एक रस्सी में कोई पत्थर बांध करके नचाए हाथ में, तो जितना तेज नचाएंगे उतना ही आपके हाथ के ऊपर फोर्स ज्यादा महसूस होगा। तो स्पिन की या रोटेशन की रफ्तार, गैलेक्सी के रोटेशन की रफ्तार अगर ज्यादा होगी तो तारे गैलेक्सी में टिक नहीं पाएंगे। गैलेक्सी की रफ्तार, इस रोटेशन की रफ्तार जो एस्ट्रोनॉमर्स नाप रहे थे, वेरा र्यूबिन करके एक महिला एस्ट्रोनॉमर थी, उन्होंने ढूंढा पहले, इसका अंदाजा दूसरे लोगों ने पहले लगाया था, लेकिन वेरा र्यूबिन ने जो ऑब्जर्व किया, गैलेक्सी के रोटेशन की स्टडी की उन्होंने, तो पता ये चला कि गैलेक्सीज को तो फॉर्म ही नहीं होना था। जितना मैटर गैलेक्सीज में है और जितनी
जितनी तेज रफ्तार से गैलेक्सीज स्पिन कर रही हैं, गैलेक्सीज बहुत बड़ी हैं तो उनको स्पिन करने में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे हमारी गैलेक्सी को चक्कर लगाने में 240 मिलियन ईयर्स लगता है, 24 करोड़ साल लगते हैं शायद, अगर नंबर मुझे ठीक से याद है तो समय तो बहुत लगता है, लेकिन गैलेक्सी बहुत बड़ी है, ये रफ्तार बहुत ज्यादा है। गैलेक्सीज के रोटेशन की रफ्तार जो पाई गई, वो रफ्तार अगर सच है तो गैलेक्सीज को बनना ही नहीं था, गैलेक्सीज को गैलेक्सीज के रूप में दिखाई ही नहीं देना था, सारे तारे छिटक करके दूर पहुंच गए। ये एक बड़ी समस्या थी और तब उन लोगों ने गैलेक्सीज का वेट कैलकुलेट किया। गैलेक्सीज का वेट कैलकुलेट किया जा सकता है। गैलेक्सीज का वेट कैलकुलेट किया कि एक्चुअली इस जो रोटेशन की जो रफ्तार है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसको मिला करके जो रोटेशन की रफ्तार से आप गैलेक्सी का वेट तय कर सकते हैं। और पता ये चला कि जो नॉर्मल मैटर है वो तो 15% ही है, जो टोटल वेट था गैलेक्सी के अंदर उसका 15% नॉर्मल मैटर है, बाकी 85% कुछ और है। उस 85% को डार्क मैटर कहा गया। और ये स्थापित है कि कोई ऐसा मैटर है गैलेक्सीज के अंदर जो हम नहीं जानते कि वो है क्या। वो हमारे आपके पास भी हो सकता है, हम उसके अंदर नहाए हुए हो सकते हैं, लेकिन वो चूंकि नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करता, सिवाय ग्रेविटेशन के नॉर्मल मैटर से इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा। और ये कोई बड़ी अजूबा बात नहीं है। नॉर्मल मैटर में भी न्यूट्रिनो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ग्रेविटेशन से, और बहुत ही कमजोर एक फोर्स है जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, उससे इंटरैक्ट करता है। और वो हमारे शरीर से न्यूट्रिनोज, ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज हर सेकंड पास हो रहे होते हैं और हमको कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसा हो सकता है कि हम डार्क मैटर में नहाए हुए हों, लेकिन डार्क मैटर जो है वो चूंकि इंटरैक्ट नहीं करता नॉर्मल मैटर से सिवाय ग्रेविटेशन के, इसलिए वो हमारे में से निकल जाता है, पृथ्वी से निकल जाता है, गैलेक्सी में तो घिरा रहता है, गैलेक्सी का ग्रेविटेशन उसको रोके रहता है और वो गैलेक्सी को बांधे रहता है। वो है जरूर, हम जानते नहीं है कि वो क्या है। ये एक विचित्र परिस्थिति है। डार्क मैटर प्रूवन रियलिटी है। डार्क मैटर के बिना आप गैलेक्सीज बन ही नहीं सकती, पैदा भी नहीं हो सकती और टिक भी नहीं सकती। इसलिए डार्क मैटर है तो सही, लेकिन क्या है ये अभी पता नहीं है। किन पार्टिकल से बना है इसके बारे में फिजिसिस्ट के अंदाजे हैं, स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक्सपेरिमेंटली अभी पता नहीं किया गया है कि डार्क मैटर किन पार्टिकल से बना हुआ है, डार्क मैटर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले पार्टिकल्स कौन से हैं। लेकिन डार्क मैटर से भी किस्सा पूरा नहीं पड़ता। डार्क मैटर से गैलेक्सी तो स्टेबल हो जाती है डार्क मैटर से, लेकिन मिल करके स्पेस को फैल जाने से, जितनी तेजी से फैल रहा है उससे कई गुना अधिक तेजी से फैल जाने से रोक नहीं सकता। या उल्टा भी हो सकता है कि डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर स्पेस को कोलैप्स करने से नहीं रोक सकता उसमें। तो एक तीसरी चीज की जरूरत थी, और वो तीसरी चीज जो यूनिवर्स का मेन कंटेंट है वो डार्क एनर्जी है। अब मैंने इसका सिस्टम तो बनाया था 4 कहानियों में करने का। मैं दूसरी कहानी पार करके तीसरी में ऑलरेडी आ गया हूं कि हमने ये देखा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड करने में आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से वो किस्सा शुरू होता है। हबल से होते हुए एक्सपेंशन तय है, प्रूवन है कि एक्सपैंड कर रहा है। बिग बैंग हुआ था 14 बिलियन साल पहले, ये तय है। इतने दिनों तक यूनिवर्स टिका हुआ है, यानी हमारी नजरों में टिका हुआ है, हम गैलेक्सीज को देख सकते हैं। इसका मतलब फ्लैट यूनिवर्स है, न तो कोलैप्स करने वाला यूनिवर्स है, न तो गायब हो जाने वाला यूनिवर्स है। अगर ओपन यूनिवर्स होता तो अब तक गायब हो गया होता, कोलैप्स करने वाला यूनिवर्स होता तो अब तक कोलैप्स कर चुका होता। न तो कोलैप्स करने वाला यूनिवर्स है, न तो गायब होने वाला यूनिवर्स है, ये टिके रहने वाला यूनिवर्स है, लेकिन फैलते जाने वाला यूनिवर्स है। ये फ्लैट यूनिवर्स का वो संतुलन जो मैंने कहा, सुई की नोक पर संतुलन बनाना, वो फ्लैट यूनिवर्स के लिए हमें डार्क एनर्जी की जरूरत पड़ी।
अब उतना सिस्टमेटिकली तो हम अपनी कथा में नहीं चल पा रहे हैं जैसे मैंने योजना बनाई थी, समय की दिक्कत के चलते। मैं ऑलरेडी एक तो देर से शुरू हुआ और 1 घंटा हो चुका है, लेकिन मैं डार्क एनर्जी से थोड़ा आपका परिचय करवाऊं। डार्क एनर्जी जो है वो स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस यानी वैक्यूम की एनर्जी है, शून्य की एनर्जी। अपने आप में आपको ये सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन इसको मैं कुछ चित्रों से, मेटाफर से समझाने की कोशिश करूंगा। शून्य के बारे में आप ये समझें कि शून्य सिंपल नहीं साबित हुआ। एक तो आपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही देखा कि शून्य यानी एम्प्टी स्पेस को मैटर और एनर्जी मोड़ सकते हैं। इसका मतलब शून्य कुछ है, शून्य शून्य है, उसमें मैटर नहीं है, और उस शून्य माने स्पेस में बाकी कंटेंट होता है। मैटर और एनर्जी किसी स्पेस में अपने आप को प्ले आउट करती है। उस तरह से शून्य तो कुछ नहीं है, नथिंगनेस है। लेकिन अगर नथिंगनेस को मैटर और एनर्जी मोड़ सकती है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, इसका मतलब शून्य में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको प्रभावित किया जा सकता है, जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ये एक तरह से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ही सामने आया था। इसको ध्यान बैक ऑफ द माइंड में रखिए। ये एक सुराग था शून्य के कुछ होने के बारे में। दूसरी चीज क्वांटम थियरी से आती है। आप लोगों ने क्वांटम थियरी का नाम सुना होगा। क्वांटम थियरी वो लंबी कथा है, मैं उसमें सिर्फ ये बता दूं कि क्वांटम थियरी सबसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का, सूक्ष्म जगत का एक्यूरेट सिद्धांत है और फिजिक्स के सारे सिद्धांतों में सबसे एक्यूरेट सिद्धांत है। और क्वांटम थ्योरी के बिना मैटर की स्टेबिलिटी ही संभव नहीं है, एटम ही संभव नहीं है क्वांटम थ्योरी के बिना। एटम यानी न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं। अगर क्वांटम थ्योरी प्रकृति का नियम ना होती तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में गिर जाते, एटम स्टेबल नहीं रहता, मैटर स्टेबल नहीं होता। तो क्वांटम थ्योरी नेचर का इतना मूलभूत सिद्धांत है कि मैटर की स्वयं स्टेबिलिटी, मैटर का होना क्वांटम थ्योरी के होने का प्रूफ है। और वो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? वो क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि शून्य में बहुत थोड़े समय के लिए पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स, हम नए नए शब्द ले आ रहे हैं, आप में से परिचित नहीं होंगे, सभी पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स उल्टे चार्ज वाले होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन अदरवाइज इलेक्ट्रॉन के समान होता है, आइडेंटिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की भेंट हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे को एनाहिलेट कर देंगे, खत्म कर देंगे और ऊर्जा में तब्दील हो जाएंगे। तो ऊर्जा से मैटर बनाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बना के, या पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर पैदा हो सकती है। अगर आपके पास ऊर्जा हो, एनर्जी हो, तो आप मैटर पैदा कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो मैटर जो है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों उसमें बराबर होंगे। तो क्वांटम थियरी ये कहती है, या एक नाम और हम डाल दें, अब रियलाइज कर रहे हैं कि पॉपुलराइज करना साइंस का इतना आसान नहीं है, नाम डालने ही पड़ते हैं जिन नामों से आपका परिचय नहीं होगा। कि क्वांटम फील्ड थियरी, क्वांटम थियरी का ही एक विशेष हिस्सा है जिसमें क्वांटम थियरी और रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी दोनों एक साथ लागू होते हैं तो क्वांटम फील्ड थियरी बनती है। क्वांटम फील्ड थियरी भी एक तरह की क्वांटम थियरी है। और क्वांटम थियरी ये कहती है कि जो वैक्यूम है उस वैक्यूम में थोड़े समय के लिए पार्टिकल एंटी पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली अपने आप प्रकट हो सकते। लंबे दौर में देखा जाए तो कोई एनर्जी नहीं है, इसीलिए वो वैक्यूम है। लेकिन क्वांटम थियरी ये कहती है कि थोड़े समय के लिए आपके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, तब भी बशर्ते कि बहुत थोड़ी देर के लिए बोरो करें, 10 to the power -15 सेकंड्स के लिए या 10 to the power -20 सेकंड्स के लिए
इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर स्पॉन्टेनियसली अपने आप वैक्यूम में से प्रकट हो सकता है और फिर उसका विलोप हो सकता है। तो बहुत थोड़े समय के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर वैक्यूम से प्रकट हो सकते हैं, बशर्ते कि वो विलुप्त होते जाएं। तो लगातार ये प्रकट होना और विलुप्त होना, ये जो है ये वैक्यूम का नियम है। क्वांटम थियरी ये कहती है कि वैक्यूम ऐसा इनर्ट वैक्यूम नहीं है कि उसमें कुछ हो ही न रहा। अगर आप बहुत सूक्ष्म देखें, बहुत ताकतवर दूरबीन से देखें, तो वैक्यूम खदबदाता हुआ, बॉयल करता हुआ दिखाई देगा। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि वैक्यूम जो है उसमें सारे मैटर एंटी मैटर के पैदा होने की संभावनाएं हमेशा सूती रहती है। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम वो जगह है जहां मैटर एंटी मैटर के पैदा होने की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं या संभावनाएं हमेशा सूती रहती हैं। पता क्यों वैक्यूम क्यों है? क्योंकि वो प्रकट और विलुप्त होती रहती हैं, आप उनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन विचित्र बात यह है कि ये प्रॉपर्टी मेजर की जा सकती है। मेजर इस तरह से की जा सकती है कि अपने आप में वैक्यूम है तब तो वो वैक्यूम है। क्या जब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो क्या कर रहा है जब तक आपने देखा नहीं तब तक तो वो वैक्यूम है। लेकिन जैसे ही आपने उसको देखने की कोशिश की, कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि एक वैक्यूम में एक प्रोटॉन ले आते हैं आप। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक प्रोटॉन ले आते हैं। अब वैक्यूम में तो लगातार इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैदा हो रहे हैं और विलुप्त हो रहे हैं। जब आप प्रोटॉन लाएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वैक्यूम में ऑटोमेटिकली पैदा हो रहे हैं, जितने थोड़े समय के लिए भी कोई इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और पॉजिट्रॉन पैदा होगा, प्रोटॉन के नजदीक की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और जो पॉजिट्रॉन पैदा होगा वो प्रोटॉन से दूर जाने की कोशिश करेगा, दूर ढकेला जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही आप प्रोटॉन ले आते हैं वैक्यूम में, वैसे ही वैक्यूम बदल जाता है, वैक्यूम पोलराइज हो जाता है। जो वैक्यूम में रैंडम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पैदा हो रहे थे और विलुप्त हो रहे थे, वो जब पैदा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा खिसका होता है प्रोटॉन की तरफ। जो प्रोटॉन आप लेके गए हैं उस प्रोटॉन की तरफ थोड़ा खिसका होता है, और पॉजिट्रॉन्स जो पैदा होते हैं विलुप्त होने से पहले वो थोड़ा दूर को होते हैं। इसको वैक्यूम का पोलराइजेशन कहते हैं। तो जैसे ही आप कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं, वैक्यूम जो कुछ नहीं है, जो शून्य है, उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। वो एक तरह से बहुत हल्का, उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। और जब उसको मेजर किया गया, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो वैक्यूम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है, वहां वो वैक्यूम पोलराइज होता है। और उस पोलराइज होने के लिए एक बहुत ही डेलिकेट एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसको तो एक चीज मेजर करते हैं जिसको लैम्प शिफ्ट कहते हैं। वो लैम्प शिफ्ट जब 1947 में मेजर किया गया और क्वांटम फील्ड थियरी ने उसको एक्सप्लेन किया लैम्प शिफ्ट को, और दूसरी भी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है वैक्यूम का पोलराइजेशन। तो जितना फंडामेंटल प्रोटॉन के और इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को वैक्यूम का पोलराइजेशन, शून्य का पोलराइजेशन, शून्य की प्रॉपर्टी, शून्य का खदबदाना जो प्रभावित करता है, उसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। क्वांटम थियरी ने जो प्रिडिक्ट किया वैल्यू उतना ही मेजर किया गया। और ये क्वांटम थियरी की सबसे बड़ी सफलताओं में से है और सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट्स में से है, जिसके लिए कई लोगों को नोबेल प्राइज मिला। बहुत प्रसिद्ध फिजिसिस्ट का नाम आपने सुना होगा, रिचर्ड फाइनमैन। उनको ये इसी काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। थियरी करने का नोबेल प्राइज उनको मिला था, लैम्ब को मिला था, और एक दूसरे फिजिसिस्ट राबाई को मिला था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए। तो मैं कह ये रहा हूं कि जनरल रिलेटिविटी ने एक अलग ढंग से बताया था कि वैक्यूम में प्रॉपर्टी हो सकती है, उसको मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, कर्व किया जा सकता है। क्वांटम थियरी ने एक दूसरे ढंग से बताया कि वैक्यूम कुछ है। वैक्यूम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकता है। जब ये पता चला कि वैक्यूम के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो एटम में तो काम चल जाता है। एटम में काम इसलिए चल जाता है कि वैक्यूम की प्रॉपर्टी
और वैक्यूम में प्रोटॉन जब ले आते हैं या हाइड्रोजन एटम जब ले आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, दोनों का अंतर निकालते हैं और कि प्रोटॉन प्लस वैक्यूम और अकेले वैक्यूम सिर्फ, और प्रोटॉन प्लस वैक्यूम में से वैक्यूम की प्रॉपर्टी को घटा देते हैं। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बड़ा झंझट है और आज भी इस पर सवाल है, लेकिन घटा देते हैं कि हाइड्रोजन एटम प्लस वैक्यूम में से वैक्यूम की प्रॉपर्टीज को घटा दें तो वैक्यूम का जो प्रभाव पड़ता है हाइड्रोजन एटम पर उसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन वैक्यूम में अगर ऐसी प्रॉपर्टी है तो वो पूरे यूनिवर्स के में क्या फर्क डालती है? ये अगर वैक्यूम की प्रॉपर्टी को हमने इतना एक्यूरेटली मेजर किया है तो ऐसी प्रॉपर्टी वाला वैक्यूम की ये प्रॉपर्टी यूनिवर्स के एक्सपेंशन पे क्या असर डालेगी? और तब एक बड़ी भीषण समस्या सामने आती है। भीषण समस्या ये सामने आती है कि यूनिवर्स जो है उसमें आइंस्टाइन ने जो कांस्टेंट जोड़ा था अपने इक्वेशन में यूनिवर्स को फैलने या कोलैप्स होने से रोकने के लिए, यूनिवर्स को एक स्टैटिक बनाने के लिए, उसको कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं। वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट थोड़ा सा उन्होंने जोड़ा था, जिसकी वजह से जिसके सहारे उन्होंने यूनिवर्स को स्थिर किया था। लेकिन वैक्यूम की जो प्रॉपर्टी की जो क्वांटम थियरी से निकल करके सामने आई, ये इतने बड़े, इतने विशाल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को जन्म देगी, वैक्यूम के अंदर इतनी बड़ी एनर्जी को जन्म देगी कि यूनिवर्स जो है वो आज दिखाई नहीं पड़ता। यूनिवर्स जो है वो, अब आपको कैसे समझाएं, वो अगर जितना होना चाहिए, जितनी डार्क एनर्जी की हमें जरूरत है यूनिवर्स की इस अवस्था के वर्णन के लिए, उससे 10 टू द पावर 120 इतने गुना ज्यादा डार्क एनर्जी वैक्यूम, क्वांटम थियरी कहती है कि वैक्यूम में होनी चाहिए। ये एक, अगर क्वांटम थियरी में लैम्प शिफ्ट वगैरह में सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन हुआ, ये सबसे बड़ी सफलता थी, तो ये इससे बड़ी विफलता की आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर क्वांटम थियरी सच है और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सच है तो यूनिवर्स को तुरंत ही एक्सप्लोड करके ऐसे फैल जाना चाहिए। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इतना बड़ा है कि वो यूनिवर्स को तुरंत ही विलुप्त हो जाना चाहिए। यूनिवर्स संभव ही नहीं है अगर कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो उसका उल्टा होगा, तुरंत ही वो विस्फोट हो ही नहीं पाएगा, होते ही वो वापस कोलैप्स कर जाएगा। ये कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या थी। अब इस समस्या का सीधा समाधान तो नहीं निकला, लेकिन समाधान निकला है, इसका इस्तेमाल किया गया है। और मैं अब एक जंप लगाता हूं इसमें कि हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि किसी तरह से वैक्यूम की जो ये एनर्जी है ये कैंसिल होती है, और कैंसिल होके जीरो इसको हो जाना चाहिए। हम ये मानते रहे हैं कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जीरो है, और उसके बाद ये दिक्कत पैदा होती है कि अगर सिर्फ डार्क एनर्जी है नहीं, डार्क एनर्जी जीरो है, हम हाल तक ये मान के चलते रहे हैं। अभी मैं उसका बताता हूं कि कब से पता चला है कि डार्क एनर्जी के बिना काम नहीं चलेगा। तो जो हम ये मान के चलते रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या है, तो एक ही उपाय है कि इस बड़ी संख्या को, कोई बड़ी संख्या किसी वजह से, कोई दूसरी फिनोमेना ऐसा होगा नेचर में जो इस बड़ी संख्या को कैंसिल करेगा, और नेचुरल ये है कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जीरो है। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो है वो मिल करके यूनिवर्स को ड्राइव करेंगे। यूनिवर्स का विस्तार, यूनिवर्स का गतिशास्त्र डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर और एनर्जी के द्वारा चलेगा। अब उसमें और पेचीदा किस्सा और बदल गया जब 1998 में 1998 में ये पता चला कि यूनिवर्स ने तय किया 5 बिलियन ईयर्स पहले, लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का एक्सपेंशन लगातार अचानक एक्सेलरेट करने लगा।
जैसे आप एक्सेलरेटर दबाते हैं कार में ना तो जर्क लगता है, अचानक गाड़ी तेज होती है। तो यूनिवर्स जिस रफ्तार से फैल रहा था, अचानक उसमें एक्सपेंशन आया। अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। अब चित्र क्या बनता है कि बिग बैंग होता है, विस्फोट होता है। अभी हमें मालूम नहीं किस वजह से विस्फोट होता है, अभी थोड़ी देर में उस पर पहुंचेंगे। विस्फोट होता है, यूनिवर्स फैलना शुरू करता है, मैटर और एनर्जी उस फैलने को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों का बैलेंस ऐसा बैठता है, बैठना चाहिए, यूं कह लें, दोनों का बैलेंस ऐसा बैठना चाहिए कि देर तक यूनिवर्स फैलता जाता है। उसके फैलने की रफ्तार थोड़ी कम होती जानी चाहिए, लेकिन वो फैलता जाता है। फैलने की रफ्तार कम होने की बजाय पता ये चलता है कि 7 बिलियन ईयर्स तक फैलने के बाद अचानक उसके फैलने की रफ्तार तेज होती है, तेज हो जाती है। अब ये एक बिल्कुल, और ये स्थापित है 1998 में जिन लोगों ने ये ढूंढा, दूर के सुपरनोवा को देख करके, उनके दूर जाने की सुपरनोवा के दूर जाने की रफ्तार को देख करके ये स्थापित किया, ये तय है कि यूनिवर्स ने 5 बिलियन ईयर्स पहले अचानक एक्सेलरेट करना शुरू किया। और एक्सेलरेट करना हमने पहले ही आपको बताया है कि एक्सेलरेट करना तभी हो सकता है जब कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट हो। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है वो किसी न किसी तरह से शून्य की ऊर्जा है। शून्य के अंदर कोई ऐसी ऊर्जा है जो नॉर्मल ऊर्जा से अलग है, जो मैटर और ऊर्जा वाली ऊर्जा नहीं है। शून्य के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कुछ भी ना हो ब्रह्मांड में तो भी स्पेस फैलता जाएगा। उसमें जैसे कहा जाता है कि नेगेटिव प्रेशर है। प्रेशर, बैलून में प्रेशर होता है तो वो पॉजिटिव प्रेशर होता है। बैलून में जब आप हवा भरते हैं तो बैलून फैलता जाता है, यानी बैलून के अंदर का प्रेशर बैलून पर काम वर्क करता है, उसको फैलाता है। लेकिन ये उल्टा है, ये स्पेस इस ऊर्जा की वजह से अपने आप फैलता है और इसमें एनर्जी डिपॉजिट होती जाती है। बाहर की कोई चीज जैसे कि गुरुत्वाकर्षण इस स्पेस पर, वैक्यूम पे काम करेगा और वैक्यूम के अंदर ऐसा प्रेशर होगा जो इसको फैलाता जाएगा, वैक्यूम को ही फैलाता जाएगा। यानी वैक्यूम जिसकी एनर्जी डेंसिटी बाय डेफिनेशन कांस्टेंट होगी, वैक्यूम जो है वो ज्यादा घनत्व और कम घनत्व वाला तो नहीं हो सकता। वैक्यूम की डेंसिटी 0 है, एनर्जी डेंसिटी 0 है। किसी एक स्केल पर मापे, किसी एक मापदंड से मापे तो उसकी एनर्जी डेंसिटी 0 है। तो अब वैक्यूम में जो अब हमने कहा कि नहीं, वैक्यूम की एनर्जी डेंसिटी 0 नहीं है, उसमें एक स्पेशल ढंग की एनर्जी दिखाई पड़ती है जिसको हम जनरल रिलेटिविटी की भाषा में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं और क्वांटम थियरी की भाषा में एक तरह के डार्क एनर्जी कहते हैं, जो स्पेस को फैलाती है, शून्य को फैलाती है, खाली स्पेस को अपने आप ही फैलाती है। तो अब ये जो अब दो चीजें आपके हाथ में आई ना, पहले विस्फोट हुआ, फैलना शुरू किया यूनिवर्स ने, गुरुत्वाकर्षण ने उसको रोकना शुरू किया, तो धीरे धीरे रुकता जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो कि गुरुत्वाकर्षण उसे रोक रहा था और थोड़ी सी डार्क एनर्जी स्पेस में भी थी, जिस डार्क एनर्जी को हम शून्य मान के चल रहे थे, वो थोड़ी सी डार्क एनर्जी स्पेस में भी थी और वो डार्क एनर्जी स्पेस को फैलाए जा रही थी। और जब शुरू में यूनिवर्स छोटा था तो उसका जो मैटर और एनर्जी की, नॉर्मल एनर्जी की जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा था। तो शुरू में गुरुत्वाकर्षण बल डोमिनेट कर रहा था और जो डार्क एनर्जी थी वो उससे निपट नहीं पा रही थी। डार्क एनर्जी का एक्सपेंशन, उसकी ताकत बहुत कम थी और गुरुत्वाकर्षण का ताकत बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता जाएगा, जो मैटर और एनर्जी है वो फैलती जाएगी स्पेस यूनिवर्स के फैलते जाने के साथ, यानी मैटर और एनर्जी की डेंसिटी कम होती जाएगी, यानी गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता जाएगा तो एक बिंदु ऐसा आएगा जब डार्क एनर्जी, जो स्पेस की अपनी एनर्जी, जो स्पेस को फैला रही थी और यूनिवर्स को फैला रही थी, वो ओवरटेक कर लेगी। तो गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्स को रोकने की कोशिश करेगा और जो शुरू से ही जो डार्क एनर्जी थी, वो डार्क एनर्जी उसको फैलाने की कोशिश कर रही थी। शुरू में डार्क एनर्जी हार रही थी, मैटर और एनर्जी जीत रहा था,
लेकिन जब डार्क एनर्जी, एक मौका ऐसा आया जब मैटर और एनर्जी फैल करके यूनिवर्स इतना बड़ा हो गया कि उसका घनत्व तो कम हो गया और गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, तो डार्क एनर्जी का टाइम आया। उसके बाद का समय जो है उसमें डार्क एनर्जी डोमिनेट करेगी डायनामिक्स को। अब ड्राइविंग सीट में कौन होगा? यूनिवर्स के ड्राइविंग सीट में, अब यूनिवर्स के ड्राइविंग सीट में डार्क एनर्जी होगी। यूनिवर्स के ड्राइविंग सीट में हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण होगा, और डार्क एनर्जी को जो हम कह रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण से अलग नहीं है, वो भी एक तरह का गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन वो आकर्षण नहीं है, वो विकर्षण है, वो रिपल्सिव ग्रेविटेशन है। जो डार्क एनर्जी का फैलने वाली जो टेंडेंसी है कि डार्क एनर्जी स्पेस को एक्सपैंड करती है, वो इसलिए कि डार्क एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है। नॉर्मल मैटर और एनर्जी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो नॉर्मल मैटर और एनर्जी स्पेस को फैलने से रोकेगी, और जो डार्क एनर्जी है वो स्पेस को फैलाएगी। और 5 बिलियन साल पहले ऐसा मौका आया जब डार्क एनर्जी जीतने लगी, और तब से यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया, क्योंकि अब डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एक्सपैंड करने के ड्राइविंग सीट में। अब एक चीज चौथे चक्र में, हम चक्र तो फॉलो नहीं कर पाए, मुझे अब रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा समय चाहिए, कितना भी संक्षेप में ये कथा कही जाए, लंबी कथा है, लेकिन एक बात और समझाने की कोशिश करके मैं बंद करूंगा, वो ये कि अभी जो यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, और इसमें जो डार्क एनर्जी है, इसमें स्पेस में जरा सी, बहुत मामूली सी डार्क एनर्जी है। अगर ज्यादा बड़ी डार्क एनर्जी होती तो यूनिवर्स तेजी से फैलता और गैलेक्सी फिर हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम यहाँ होते नहीं, वो हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो बहुत थोड़ी मात्रा में डार्क एनर्जी है जिसको गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को ओवरकम करने में 7 बिलियन ईयर्स लग गए, 7 अरब साल लग गए। 7 अरब साल तक यूनिवर्स फैलता रहा, तब जाकर के ऐसा मौका आया कि ये थोड़ी सी डार्क एनर्जी गुरुत्वाकर्षण, नॉर्मल मैटर और एनर्जी के गुरुत्वाकर्षण पर भारी पड़ने लगी। लेकिन अभी भी एक सवाल बचा हुआ है। हम हैंड वेविंग ढंग से, मोटे ढंग से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज क्या चल रहा है, कितना मैटर है, क्या डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी। डार्क एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज के यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार, इसका साइज, आज की इसकी उम्र, इसमें से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होता अगर हम डार्क एनर्जी की कल्पना पर ना आए तो। और डार्क एनर्जी का प्रूफ अब तो मिल गया 1998 में, जब एक्सेलरेशन पता चला यूनिवर्स का, तो डार्क एनर्जी का प्रूफ भी मिल गया। तो ये तय है कि जिस वैक्यूम में हम रहते हैं, अब हम एक दूसरा शब्द ले आ रहे हैं, जिस वैक्यूम, यानी वैक्यूम भी अनेक हो सकते हैं, वैक्यूम भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हमारा जो नॉर्मल वैक्यूम है, नॉर्मल वैक्यूम से मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स का, हमारा जो यूनिवर्स का, जो आज के यूनिवर्स का वैक्यूम है, इस वैक्यूम में, इस वैक्यूम में बहुत थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, बहुत छोटा सा कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट और डार्क एनर्जी, इन दो शब्दों को आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये बना होता है कि शुरू का विस्फोट क्या था, और क्या सारा मैटर जो आज हम देख रहे हैं, यूनिवर्स में आज जो कुछ देख रहे हैं, ये सब क्या पॉइंट जीरो से शुरू से ही मौजूद था? तो विस्फोट कैसे हुआ, किसने विस्फोट कराया, किस चीज ने विस्फोट कराया, ये सवाल अभी बना हुआ है। यानी सबसे बुनियादी सवाल तो अभी बना ही हुआ है, उस पर कोई रोशनी नहीं पड़ी अब तक की कथा में कि विस्फोट का, बिग बैंग का कारण क्या था। और वो जवाब, पूरी तरह वो जवाब पता नहीं है, लेकिन फिर भी रफली वो पता है, वो जवाब भी क्वांटम थियरी से आता है। क्वांटम थियरी जिसने ये कहा कि वैक्यूम में प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, उसी क्वांटम थियरी से ये पता चला कि वैक्यूम वैक्यूम भी एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। अब हम थोड़ा कुछ आपको
एग्जाम्पल्स देंगे। आप, मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर को वो पता नहीं होगा उन एग्जाम्पल्स का, लेकिन फिर भी चित्र बना सकते हैं फिर भी आप अपने दिमाग में। थोड़ा सा मुझे ये वैक्यूम की बात करने दीजिए। आप लोगों ने ये सुना होगा वाइनबर्ग सलाम थियरी कोई है, जिसके लिए स्टीवन वाइनबर्ग और अब्दुल सलाम पाकिस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन लोगों की थियरी ये थी कि जो प्रकृति में दो अलग अलग फंडामेंटल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उसमें से 2 को उन्होंने यूनिफाई किया था। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिससे आप अच्छी तरह परिचित हैं, जिस रोशनी में, जिस ट्यूबलाइट की रोशनी में हम बैठे हुए हैं, और दूसरा एक न्यूक्लियर फोर्स है जो रेडियो एक्टिविटी को जन्म देता है। रेडियो एक्टिविटी का नाम आपने सुना होगा, जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी को जन्म देता है, वो एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है। और वाइनबर्ग और सलाम ने ये बताया, ये दिखाया कि ये दोनों फोर्सेस एक ही फोर्स हैं, इन दोनों का एक यूनिफाइड सिद्धांत दिया। और एक एनर्जी स्केल है, जिस एनर्जी स्केल पर जा करके हमारे एनर्जी स्केल पर नॉर्मल यूनिवर्स में ये दोनों बहुत अलग अलग फोर्सेस हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत तगड़ा है, वो अलग किस्म का फोर्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है, वो अलग किस्म का फोर्स है। लेकिन बहुत हाई एनर्जी पर अगर आप जाएं, जैसा कि आपने LHC, जहां हिग्स, जो सर्न में जो एक्सेलरेटर है, आपने हिग्स पार्टिकल का नाम सुना होगा, जो डिस्कवर किया गया। बहुत हाई एनर्जी पर आप पार्टिकल्स को टकराएं, बहुत हाई एनर्जी की कंडीशन पैदा करें, तो ये दोनों फोर्सेस यूनिफाई हो जाती हैं, दोनों फोर्सेस एक फोर्स हो जाती है। हाई एनर्जी पे जाने का मतलब होता है, दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे भी जाना। ये टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जैसे हाई एनर्जी माने अगर जिस हाई एनर्जी पर वाइनबर्ग सलाम यूनिफिकेशन होता है दो फोर्सेस का, उसको अगर टेम्परेचर में अगर आप नापें तो 10⁻28 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 पर 28 जीरो, इतने डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ेगी। यानी इतना गर्म अगर अवस्था आप पैदा करें, इतना तापमान पैदा करें, तो ये दोनों फोर्सेस इकट्ठी हो जाएंगी। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है और जो वीक फोर्स है, ये दोनों यूनिफाई हो जाएगा। ये यूनिफिकेशन जो होता है, ये इस तरह से होता है कि जो वैक्यूम है वो खुद एक तरह से बदल जाता है, एक तरह का फेज ट्रांजिशन होता है। फेज ट्रांजिशन आप जानते हैं ना, जैसे कि बर्फ पिघल के पानी हो जाए, ये एक तरह का फेज ट्रांजिशन है। तो बहुत हाई एनर्जी पर जो वैक्यूम होता है, उसमें फंडामेंटल फोर्सेस यूनिफाइड होती हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो वैक्यूम फेज ट्रांजिशन होता है, वो जो उसको फॉल्स वैक्यूम कहते हैं विभिन्न कारणों से, या सिमेट्रिक वैक्यूम कहते हैं। एक नाम समझ लीजिए कि फॉल्स वैक्यूम। फॉल्स वैक्यूम माने वो वैक्यूम डिके करता है, नीचे के वैक्यूम में आता है। जब वातावरण ठंडा होता है तो यूनिफाइड थियरी वाला वैक्यूम कायम नहीं रह पाता, वो शून्य कायम नहीं रह पाता। हमारे वाला वैक्यूम जो है, ये उस वाले वैक्यूम से बहुत कम ऊर्जा वाला वैक्यूम साबित होता है, और वो वैक्यूम हाई एनर्जी वाला साबित होता है। हाई एनर्जी में की अवस्था में कोई चीज टिक नहीं सकती, तो वो नीचे वाले वैक्यूम में, यानी हमारे नॉर्मल वैक्यूम में वो ट्रांजिशन करती है। अब इस बात को अगर आप कॉस्मोलॉजी से जोड़ें, यूनिवर्स से जोड़ें, तो जब बिग बैंग हुआ तो टेम्परेचर बहुत अधिक था, और 10⁻30, मान लीजिए टेम्परेचर 10⁻40 डिग्रीज हो या 35 डिग्रीज हो, तो कुछ सिद्धांतकारों ने ये कहा कि वो उस समय यूनिवर्स में वो फॉल्स वैक्यूम जो था वो नेचुरल वैक्यूम था, क्योंकि यूनिवर्स बहुत हाई एनर्जी पर था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, वैसे वैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होने लगा, तो जैसे
एक टेम्परेचर पर आकर के बर्फ जो है वो पानी में बदलता है या पानी भाप में बदलता है, जो फेज ट्रांजिशन होता है, वैसे ट्रांजिशन पॉइंट पर आकर के वो जो वैक्यूम था वो नॉर्मल वैक्यूम में उसका ट्रांजिशन हुआ। तो शुरू में क्या हुआ, शुरू में हमें क्या चाहिए यूनिवर्स में, किसी वजह से मान लीजिए हमको एक बूंद मिलती है फॉल्स वैक्यूम की। वो फॉल्स वैक्यूम हाईली एनर्जेटिक वैक्यूम है, उसकी डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसकी डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो बूंद पैदा होते ही, हमें मालूम नहीं, अभी विज्ञान को पता नहीं कि वो बूंद कैसे पैदा हुई, उसके लिए क्वांटम ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी जो अभी विज्ञान के पास है नहीं। ये सारे शब्द है मैं जानता हूं, लेकिन इतना ही मान लीजिए कि वो पता नहीं है कि वो शुरुआती बूंद फॉल्स वैक्यूम का कहां से आया। लेकिन एक बूंद अगर वैक्यूम मिल जाए, कोई मैटर नहीं, अभी कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ एक बूंद उस वैक्यूम का मिले, तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि वो बहुत तेजी से फैलेगा, वो एक्सपोनेंशियली फैलेगा। एक्चुअली वो वैक्यूम 10 टू द पावर बिग बैंग के यानी 0 पॉइंट के 10 टू द पावर -36 सेकंड के बाद वो वैक्यूम उस वैक्यूम ने फैलना शुरू किया, और 10 टू द पावर -36 सेकंड यानी 1/10 टू द पावर 36, इतना छोटा समय है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बिग बैंग के इतनी ही देर के बाद वो वैक्यूम एग्जिस्टेंस में आया और उसने एक्सपोनेंशियली फैलना शुरू किया, और 10 टू द पावर -32 सेकंड्स तक पहुंचते पहुंचते वैक्यूम का जो आकार था वो 10 टू द पावर 26 गुना बड़ा हो गया। इतनी तेज रफ्तार से फैला। आप कहेंगे कि ये तो प्रकाश की रफ्तार से भी ज्यादा है, और प्रकाश की गति से तेज तो कोई चीज फैल नहीं सकती, लेकिन हकीकत यह है कि प्रकाश स्पेस के अंदर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश की गति से ज्यादा गति से नहीं जा सकती, लेकिन स्पेस अपने आप किसी भी गति से फैल सकता है। स्पेस पर खुद ये रुकावट नहीं है। स्पेस के अंदर की गति का जो स्पीड लिमिट है वो प्रकाश की गति है, लेकिन स्पेस के फैलने की गति का कोई लिमिट नहीं है। तो स्पेस बहुत तेजी से फैला। इस मॉडल को इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स मॉडल कहते हैं। ये 1980-81 में, जिस समय मैं पीएचडी कर रहा था, उसी समय ये धमाका हुआ था फिजिक्स के अंदर। एक यंग फिजिसिस्ट एलन गुथ ने, जो बाद में एमआईटी में ही प्रोफेसर हुए, वो ये मॉडल लेकर के आए, और इस मॉडल से जो पहले की कॉस्मोलॉजी थी, जो बिग बैंग कॉस्मोलॉजी थी, जो बहुत सारे सवालों का उत्तर नहीं दे पाती थी, जैसे कि फ्लैट यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, वो सुई की नोक वाला संतुलन कैसे पैदा हुआ, हमने बताया नहीं, हमें तो मौका ही नहीं मिला, समय इतना लग गया कि कॉस्मिक बैकग्राउंड की अभी हमने चर्चा ही नहीं की। अब इस बार तो शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन कॉस्मिक बैकग्राउंड जिसमें पूरा यूनिवर्स नहाया हुआ है, वो कहता है कि पूरा यूनिवर्स यूनिफॉर्म है और आइसोट्रॉपिक है। जिस तरफ भी आप देखें, जितनी दूर भी आप देखें, एक ही तरह का है। तो यूनिवर्स को कैसे मौका मिला एक ही तरह का हो जाने का? इसको थर्मलाइज होना कहते हैं। जैसे आप कमरे में एक टेम्परेचर है और कमरे में अचानक आप एसी शुरू करें, ठंडी हवा ले आना शुरू करें, तो थर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर कायम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पूरे यूनिवर्स का एक ही टेम्परेचर कैसे कायम हुआ, जबकि यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के टच में आने का मौका ही नहीं मिला। अगर यूनिवर्स के एक अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे के टच में आने का कभी मौका ही नहीं मिला, तो उन्होंने टेम्परेचर का आदान प्रदान कैसे किया ताकि पूरा यूनिवर्स एक ही टेम्परेचर पर कैसे आया? ये इसको होराइजन प्रॉब्लम कहते हैं, फ्लैटनेस प्रॉब्लम कहते हैं कि फ्लैट यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, जो आज तक चले जा रहा है। इन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश में इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स का मॉडल आया। इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स के मॉडल में क्वांटम थियरी का इस्तेमाल किया गया। क्वांटम थियरी का इस्तेमाल इस तरह से किया गया कि ऐसा वैक्यूम पॉसिबल है, ऐसा शून्य पॉसिबल है, जो बहुत हाई टेम्परेचर में एक अवस्था में तो शून्य है, लेकिन जब टेम्परेचर नीचे जाए तो वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट नहीं रह जाता, वो शून्य नहीं रह जाता, वो
ट्रांजिशन करके नीचे वाले शून्य में आता है। और जो एनर्जी डिफरेंस है फॉल्स वैक्यूम और रियल वैक्यूम के बीच का, ये एनर्जी जो है इस हमारे आज के रियल वैक्यूम को उपलब्ध होती है, वो एनर्जी फिर मैटर के रूप में प्रकट होती है। तो यूनिवर्स की कथा कैसे चलती है? इस तरह से चलती है कि हमें फॉल्स वैक्यूम की एक छोटी सी बूंद मिली, देखते देखते विद इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो 10⁻28 टाइम्स बड़ी हो गई, वैक्यूम बड़ी हो गई, और वैक्यूम की एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसमें एनर्जी बहुत इकट्ठा हो गया। वो वैक्यूम उस यूनिवर्स का जो पूरा वैक्यूम है उसमें उसके एक हिस्से में ट्रांजिशन हुआ, यानी हायर वैक्यूम से लोअर वैक्यूम में यूनिवर्स के उस हिस्से ने ट्रांजिशन किया। वो जो गोला बना नॉर्मल वैक्यूम का, उसमें बहुत एनर्जी थी, वो एनर्जी मैटर के रूप में प्रकट हुई, मैटर और एंटी मैटर के रूप में प्रकट हुई। और वो अलग से कथा है कि नियम के मुताबिक तो मैटर और एंटी मैटर बराबर होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स में मैटर अधिक है, एंटी मैटर बहुत कम है, इसीलिए हम और आप मौजूद हैं, इसीलिए गैलेक्सीज मौजूद है। नहीं तो मैटर एंटी मैटर एक दूसरे को एनाहिलेट कर देते, यूनिवर्स में केवल एनर्जी ही होती, मैटर नहीं होता। लेकिन वो अलग से कथा है, उसमें आज नहीं जा पाएंगे। तो जो एनर्जी मिली, फॉल्स वैक्यूम छोटा सा अपने आप फैला, जनरल रिलेटिविटी के कारण फैला, तो इतनी उसमें ऊर्जा इकट्ठी हो गई, उसके एक हिस्से में ट्रांजिशन हुआ नॉर्मल वैक्यूम में, वो वहां पर वैक्यूम की जो एनर्जी थी, फॉल्स वैक्यूम की जो एनर्जी थी, वो मैटर के रूप में प्रकट हुई। कुछ ऐसे फिजिक्स के में नियमों का में ऐसी थोड़ी सी गुंजाइश है कि मैटर थोड़ा ज्यादा प्रकट होता है मैटर एंटी मैटर की तुलना में, इसीलिए बना। लेकिन मैटर एंटी मैटर प्रकट हुआ, और इस तरह से पूरे यूनिवर्स के का वो गोला जहां फॉल्स वैक्यूम नॉर्मल वैक्यूम में गिरा और उपलब्ध ऊर्जा से मैटर एंटी मैटर प्रकट हुआ, यही हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है। यानी यूनिवर्स संभवतः बहुत बड़ा है, बहुत सारा हिस्सा उसका अभी भी हो सकता है एक्सपोनेंशियली फैले जा रहा हो सकता है ऐसे बबल्स, जिस बबल में हमारा यूनिवर्स बना, हमारा जो बबल हम कह रहे हैं वो वाला बबल जिसमें फॉल्स वैक्यूम नॉर्मल वैक्यूम में कूदा, और वो जो एनर्जी डिफरेंस था वो मैटर के रूप में प्रकट हुआ। ये जो बबल है ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बना। हो सकता है ऐसे बबल्स और भी हो, उन बबल्स का हमें कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो अगर होंगे तो वो अलग अलग यूनिवर्स बने होंगे। ये जो जिस बबल में हम रहते हैं वो हमारा यूनिवर्स बना, यानी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत फॉल्स वैक्यूम की एक बूंद से हुई। ये सारी बातें, जितने भी जादुई बातें लगे, जितनी कपोल कल्पना वाली बातें लगे, ये क्वांटम थियरी और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो दो मूलभूत फिजिक्स के सिद्धांत हैं, इन दो मूलभूत सिद्धांतों के मुताबिक हैं। और ये यूनिवर्स में जो विचित्र विचित्र चीजें सामने आती हैं कि फ्लैट यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, इतना सुई की नोक वाला संतुलन कैसे बना, पूरा यूनिवर्स एक ही टेम्परेचर पर कैसे आ गया 3 डिग्री केल्विन, और मैटर कहां से पैदा हुआ, डार्क एनर्जी क्या है वो कहां से आई। जो आप ये याद रखिए कि जो फॉल्स वैक्यूम, उसकी डार्क एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा थी। हम ये मान के चल रहे थे 20 साल तक पहले तक कि हमारे वैक्यूम की डार्क एनर्जी 0 है। हमारे वैक्यूम में, हमारे यूनिवर्स में सिर्फ मैटर और एनर्जी है, नॉर्मल मैटर और एनर्जी है, और बाद में हमने डार्क मैटर भी का भी हमें पता चला। लेकिन हम डार्क एनर्जी को 0 मान के चल रहे थे। लेकिन अब स्थापित है कि हमारे वैक्यूम में भी थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, लेकिन हमारे वैक्यूम की डार्क एनर्जी बहुत थोड़ी है, बहुत सूक्ष्म है। जो शुरुआती वैक्यूम था, जिसके डिके से ये यूनिवर्स पैदा हुआ, उस वैक्यूम की डार्क एनर्जी बहुत बड़ी थी, बहुत बहुत अधिक थी, इतनी ज्यादा थी कि उससे पूरा यूनिवर्स प्रकट हुआ, पूरे यूनिवर्स का मास, पूरे यूनिवर्स का मैटर और उसकी एनर्जी प्रकट हुई। तो कथा यूं चली यूनिवर्स की कि एक छोटा सा वैक्यूम की बूंद, प्रकृति के नियमों ने उसे बहुत तेजी से फैलने पर, इन्फ्लेट करने पर,
इसीलिए इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स उसको कहा गया। मजबूर किया, ठंडे होने पर उसने ट्रांजिशन किया और इस नॉर्मल वैक्यूम में ट्रांजिशन किया। एनर्जी डिफरेंस मैटर और एनर्जी के रूप में प्रकट हुआ और वही डार्क मैटर के रूप में भी प्रकट हुआ होगा। अब हमें पता नहीं है कि डार्क मैटर क्या है, विज्ञान को भी पता नहीं है कि डार्क मैटर क्या है। जब पता चलेगा तो वो पता चलेगा कि वो उस एनर्जी से कैसे वो प्रकट हुआ होगा, वो डार्क मैटर। और अनआंसर्ड क्वेश्चन ये है कि ये जो थोड़ी सी डार्क एनर्जी हमारे वाले वैक्यूम में है, ये क्यों है, ये कहां से आती है? क्वांटम फील्ड थियरी ये तो एक्सप्लेन करती है कि शुरुआती वैक्यूम की भीषण डार्क एनर्जी, बहुत बड़ी डार्क एनर्जी, जिससे पूरा यूनिवर्स का मैटर और एनर्जी जहां से मिलता है, जिसके एक्सपेंशन से और जिसके डिके से, वो तो बताता है, उसका सुराग तो देता है क्वांटम थियरी। लेकिन हमारे वाले वैक्यूम में थोड़ी सी डार्क एनर्जी क्यों है, ये अभी अच्छी तरह पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि जो शुरुआती बूंद फॉल्स वैक्यूम की मिली थी, गरिष्ठ वैक्यूम की मिली थी, भारी वैक्यूम की मिली थी, जो शुरुआती बूंद, वो कहां से आई थी? ये विज्ञान के अनुत्तरित सवाल हैं और अंदाजा ये है कि इन सवालों का जवाब देने के लिए हमें जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी को यूनिफाई करना पड़ेगा, यानी ग्रेविटेशन की क्वांटम थ्योरी बनानी पड़ेगी, तब यूनिवर्स के शुरुआती क्षणों की सही जानकारी मिल पाएगी। तो अभी हमें कहां तक पता है? बिल्कुल शुरू के पास तक पता है, लेकिन एकदम शुरू नहीं पता है, एकदम बिग बैंग का पॉइंट जीरो नहीं पता है। हमें यह पता है कि हेवी वैक्यूम की या फॉल्स वैक्यूम की एक बूंद से पूरा यूनिवर्स पैदा हुआ। बाद की सारी कथा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाद के सारे यूनिवर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी का सहारा लेकर के, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो शुरुआती बूंद कहां से आई थी, पॉइंट जीरो पर क्या हुआ था, एकदम बिग बैंग के पॉइंट जीरो टाइम पर क्या हुआ था। और हम ये आज के भी अनुत्तरित सवाल हैं कि डार्क मैटर किन पार्टिकल से बना है, किस तरह का मैटर है, या आज हमारे वैक्यूम में जो थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, जिसकी वजह से आज से 5 बिलियन साल पहले एक डार्क एनर्जी ने गुरुत्वाकर्षण को ओवरकम किया। ड्राइविंग सीट में अब डार्क एनर्जी है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन तेजी से फैल रहा है क्योंकि डार्क एनर्जी अब आगे निकल गई है मैटर और एनर्जी के गुरुत्वाकर्षण से। ये थोड़ी सी डार्क एनर्जी कहां से आती है, इसका उत्तर अभी मालूम नहीं है। तो ये यूनिवर्स की कथा है। एक तरह से कहा जाए कि नथिंगनेस से ये यूनिवर्स पैदा हुआ, कुछ नहीं से ये यूनिवर्स पैदा हुआ। कुछ नहीं से हमारा मतलब है कि कुछ नहीं की एक बूंद थी, एक स्पेशल वैक्यूम की एक बूंद थी, और उस वैक्यूम के एक्सपेंशन, उसके डिके और उसमें फिर मैटर के पैदा होने से और प्रकृति के नियमों के मुताबिक फैलते जाने से यूनिवर्स पैदा हुआ। जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे फिर जो एटम्स पैदा हुए, हाइड्रोजन एटम पैदा हुआ, और ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बिग बैंग थियरी इसलिए भी सही है कि बिग बैंग थियरी ये प्रिडिक्ट करती है कि आज के यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम होना चाहिए, और यही दिखाई पड़ता है। आज के यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन और लगभग 25% हीलियम है। बहुत थोड़ा सा हेवी हम लोग हैं, या नॉर्मल मैटर है, या हेवी एलिमेंट्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, यूरेनियम, जो भी आप ले लीजिए। बाकी सारे एलिमेंट्स बहुत थोड़े से हैं जिनसे ये प्लैनेट्स बने हैं और हम लोगों जैसी चीजें बनी, ये बहुत थोड़ी सी हैं, और उसकी अलग से कथा है, ये बाद में पकी है। ये हेवी एलिमेंट्स सुपरनोवा में ज्यादातर पके हैं, या सूरज में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें हेवी एलिमेंट्स बनते हैं, तारों में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें हेवी एलिमेंट्स बनते हैं। ये हेवी एलिमेंट्स जो है नगण्य है, पूरा यूनिवर्स हाइड्रोजन और हीलियम है, और ये हाइड्रोजन और हीलियम 75% और 25% है। और न्यूक्लियर फिजिक्स और बिग बैंग कॉस्मोलॉजी दोनों के मेल से ये प्रिडिक्ट किया गया था कि यूनिवर्स में 75% हाइड्रोजन, 25% हीलियम होना चाहिए, और यही पाया गया। यानी बिग बैंग थियरी काफी सफल थियरी है।
कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जिसकी चर्चा हमने नहीं की टाइम की वजह से, उसको भी एक्सप्लेन करती है। हीलियम और हाइड्रोजन के अनुपात को भी एक्सप्लेन करती है। यूनिवर्स के फैलते जाने को एक्सप्लेन करती है। मैटर के प्रकट होने को एक्सप्लेन करती है। जैसे जैसे मैटर हेवी एलिमेंट स्टार्स में ज्यादातर हाइड्रोजन होता है और पक करके, और हीलियम होता है और पक करके न्यूक्लियर रिएक्शन से हीलियम बनता जाता है। और थोड़े जैसे जैसे स्टार्स बने, फटे, सुपरनोवा बना, बने हुए हेवी एलिमेंट्स बिखरे पूरे यूनिवर्स में, फिर इकट्ठा हुए, फिर तारे बने, फिर प्लैनेट्स बने, और कहीं कहीं हमारे जैसे प्लैनेट्स भी बने जहां पर जीवन भी पैदा हुआ, पानी भी पैदा हुआ, जीवन भी पैदा हुआ। बहुत लंबी कथा है, लेकिन हम आपको यह अंदाजा देना चाहते हैं कि यूनिवर्स की ये कथा है। इस तरह से शून्य से पैदा होकर मैटर, फैलता हुआ स्पेस, स्पेस में खुद फैलने की ताकत, और धीरे धीरे हेवी एलिमेंट्स का पकते जाना, और ये सारा कुछ होने में 14 अरब साल लगे। कुछ हो जाता है, धीरे धीरे ही होता है, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। तो ऐसा है ये विचित्र यूनिवर्स। इसकी लगभग रिलायबल थियरी हमारे पास है, जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थियरी। इन दो सिद्धांतों के आधार पर बिग बैंग का मॉडल है यूनिवर्स का, और ये ज्यादातर चीजों को एक्सप्लेन करता है। एकदम शुरुआती वैक्यूम जो फैल करके यूनिवर्स बना, या फैल करके जिसका एक हिस्सा हमारा यूनिवर्स बना, वो कहां से आया, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। थोड़ी सी डार्क एनर्जी हमारे पास जो है हमारे यूनिवर्स में, उसका उत्तर नहीं है। और कुछ और प्रश्न है, मैटर एंटी मैटर में मैटर थोड़ा सा ज्यादा क्यों पैदा हुआ, इसका पूरा उत्तर लगभग हम समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ होगा, इसका अंदाजा तो हमें है, लेकिन पूरा उत्तर इसके पास नहीं है। तो बहुत सारे उत्तर अभी ढूंढे जाने हैं, लेकिन मोटा मोटी यूनिवर्स के पैदा होने से लेकर के आज तक की जो कथा है, वो मोटे तौर पर फिजिक्स को, विज्ञान को पता है। मैं यहीं पे रुकता हूँ। मैंने जो योजना बनाई थी उस हिसाब से तो मैं नहीं चल पाया। ये 1 घंटे का मामला नहीं है, ये पहला एक्सपेरिमेंट था, पूरी तरह सफल नहीं हुआ। लेकिन अब आप लोग ये तय करेंगे कि इसमें कितनी चीजें शब्द थी, मेटाफर थी। ज्यादातर चीजें तो मेटाफर और शब्द ही होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन एक चित्र बनता है कि नहीं, यूनिवर्स की कथा का एक चित्र बनता है कि नहीं, कि क्यों हम बिग बैंग थियरी का नाम लेते हैं, क्यों इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं, और किस तरह से मैटर जो है वो, क्वांटम थियरी ये कहती है कि वैक्यूम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और ऐसा वैक्यूम भी हो सकता है जो फैल करके बहुत भारी हो जाए और नीचे वाले वैक्यूम में ट्रांजिशन करे, तो वो सारे मैटर के पैदा होने का, सारी एनर्जी के पैदा होने का स्रोत है। ये बिल्कुल जादुई कहानी जो है, ये प्रकृति की वास्तविक कहानी है। विज्ञान इसके बारे में लगभग दृढ़ है कि ऐसा ही हुआ था। जिन बातों का हमें पता नहीं है, वो बातें जब पता चलेंगी तो हो सकता है कि इस कहानी में फेरबदल करनी पड़े, लेकिन ये कहानी बिल्कुल गलत साबित हो जाए। बिग बैंग की ये कहानी, यूनिवर्स की ये कथा बिल्कुल गलत साबित हो जाए, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और चूंकि फेसबुक लाइव पे भी चल रहा था और जूम पे भी चल रहा था, सवाल जवाब हो पाना तो बहुत मुश्किल है। मैं आपसे आग्रह ये करूंगा, रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपको जो सुविधा उपलब्ध हो, जूम पे आप सवाल भेज दीजिएगा, फेसबुक लाइव पे फेसबुक के जरिए सवाल भेज दीजिएगा, और बाद में जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी कैसे मैनेज किया जाएगा, मैंने समय बहुत ले लिया है, और अभी सवाल जवाब कैसे मैनेज किया जाएगा ये मुझे ठीक से मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप तरीका निकालते हैं तो मैं तैयार हूँ सवाल जवाब के लिए। आप अगर सवाल जवाब के लिए आप रुकने को तैयार हूँ और आप सवाल भेजने वाले हैं वहां तक, स्पेशली जूम वाले लोग, तो मैं रुकने को तैयार हूँ। आप जैसा तय करें। मैं अपने आप को यहीं पे रोकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये सारे, मैं अभी विषय में नहीं जाऊंगा, जल्दी से हमारे पास सवाल आ रहा है। और सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि जिनका भी सवाल है, आप चैट बॉक्स में सवाल आप पुटअप कर सकता है। तो हमारे पास फेसबुक से भी सवाल आ रहा है। तो पहला सवाल हम ये लेना चाहेंगे, हमें फेसबुक से आया था। दिस इज फ्रॉम मिस्टर वारिस जमाल, फेसबुक से पूछ रहे हैं, हाउ द डिस्टेंस कुड हैव बीन मेजर्ड अबाउट द यूनिवर्स। Ravi ji, the first question, how the distances could have been measured about universe? The question by Mr. Waris Jamal.
Yes, Ravi ji, over to you. पहला सवाल क्या था, फिर से बताइए, यहाँ ने मैं सुन नहीं रहा। Yes, sir. पहला सवाल है, how the distances could have been measured about universe. How the distances could have been measured about universe. How the distances could have been good question. Measured Yeah. So galaxy about universe. Measured about universe. रवि जी, मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा। सर, मैं इंटरव्यू करना चाहूंगा कि डिस्टरबेंस ज्यादा हो गया आज। ज़ूम में लगता है कि ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। सुबह भी मैं 2 मीटिंग अटेंड किया था, आज डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग कुछ सवालें आई है, तो हम लोग को सवाल ले लेंगे। उसको रवि जी से रिक्वेस्ट है कि उनको पर्सनली उनको जवाब दे देंगे। इन सारे सवालों को एड्रेस किया जाएगा। तो हम लोग ये आग्रह करेंगे कि इस मीटिंग को हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करें, क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी एनरिचिंग सेशन। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन बहुत नए जो 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 बिग बैंग से लेकर के जो सारे थियरी है, बहुत सरल भाषा में, बहुत एक आम आदमी जो साइंस जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, जो साइंस का जो नाता कई सालों तक जिसका छूट चुका है, उसको भी समझ आए, इसी तरह सरल भाषा में आपने इन सारे इतना मुश्किल थियरीज को आपने सरल भाषा में हमारे सामने रखी। इट वाज रियली एनरिचिंग। अगर मैं एक आर्ट्स का, साइंस या एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट होते हुए मुझे अगर इतना समझ आ गया, तो मैं समझता हूँ कि आर्ट्स का यस सुभाष जी, ये बस एक मतलब सूचना देनी थी। जो उमंग में बात जो हुई है, आपको याद ही होगी, वो हम लोग ये सिलसिला चलाने वाले हैं। लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 भी होगा, और Yes. रवि जी का व्याख्यान फिर और आगे करेंगे। तो कई लोगों के जो सवाल आए हैं, उन सवालों को भी हम लोग बाद में डील कर सकते हैं। ये मैं आपसे बस सूचना दे रहा था, आप बता सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। या शुरुआत में हमने आपसे शेयर किया था, ये हमारा साइंस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। यह सिलसिला जारी रहेगा हमारे बच्चों के लिए भी और के लिए भी, जो भी साइंस में रुचि रखते हैं, जो लोग इन सारे मुश्किल जो साइंटिफिक थियरीज को जो समझना चाहते हैं, बहुत सरल भाषा में, सरल चीज में इसका व्याख्यान यहाँ पे हो रहा है, उसको समझना चाहते हैं, सभी के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। तो हमें आज टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हमारे पास एक अभूतपूर्व एक टेक्नोलॉजी ने विकास किया है। ये लॉकडाउन के समय पे हमें ये पता चला कि इसको हम लोग इस तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये उमंग लाइब्रेरी के तरफ से, प्रगतिशील जनमंच के तरफ से रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग ये उम्मीद करते रहेंगे, आग्रह करते रहेंगे, इसी तरह हमारे हौसला बढ़ाते रहिए, हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाते रहिए, और साइंस का जहां तक हमें समाज में प्रचार करना है, उमंग लाइब्रेरी का भी यही लक्ष्य है। तो इस सिलसिले को बहुत आपका इस आज का और हमारे साथ का जो सहयोग है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको भरपूर आप हमारे साथ सहयोग देते रहिए, तो हम बहुत बहुत आभारी है। तो आप सभी को धन्यवाद है। बहुत आज थोड़ा सा तकनीकी तकलीफ की वजह से बीच में कुछ रुकावट हुई, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। तो दोस थिंग्स वर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। उसके बावजूद आप सब इसमें
सहयोग दिया है। तो सभी से एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ और आग्रह करूंगा कि आगे भी उमंग लाइब्रेरी का इस तरह का कार्यक्रम को सपोर्ट करते रहिए। तो हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।